हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 लाइट कंप्लीट करवा दिया था। आज हम चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर समझाएंगे और चैप्टर एंड जो एक्सरसाइज है उसके वो भी आपको समझाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पे प्रिंसिपल फोकस कौन सा होता है? आपको पता है कि प्रिंसिपल फोकस जो है एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है जो पोल के अंदर से गुजरता है उस पर होता है। और आपको मैंने बताया था कि रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट आफ्टर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग they actually meet or appear to meet at a point. That point is called principal focus and image is formed there. तो जैसे रेज ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट से आते हैं वो या तो किसी पॉइंट पे एक्चुअली में मिलेंगी या अपीयर टू मीट होंगी, वही पॉइंट हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है। अब इसका क्वेश्चन था कॉनकेव मिरर में, तो लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव mirror converge at a specific point on its principal axis after reflecting from the mirror. That point is known as principal focus. कॉनकेव मिरर में वो एक्चुअली मीट करती है, जैसे रेज ऑफ लाइट आएंगी इस तरह से तो फिर वो एक्चुअली मीट करेंगी, जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगी तो वो पॉइंट क्या होगा आपका प्रिंसिपल फोकस। क्वेश्चन नंबर 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, फोकल लेंथ बताओ। मैंने आपको बताया था कि फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि फोकल लेंथ क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हाफ होता है। अगर ये 20 है तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 10। तो इसलिए देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, तो स्फेरिकल मिरर में डबल होता है तो कितना हो जाएगा? ये हाफ हो जाएगा, 10 है तो 10 हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसके बाद नेम द मिरर कैन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए जो कॉनकेव मिरर होता है तुम्हारा, वो जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रख दिया जाएगा, जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रख दिया जाएगा कॉनकेव मिरर में, तो जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट भी बनेगी और ऑब्जेक्ट से बड़ी भी बनेगी। तो यही ये पूछ रहा है कि नेम द मिरर, उस मिरर का नाम बताओ। तो मिरर का नाम क्या है? कॉनकेव मिरर दैट गिव एन इरेक्ट इन लार्ज इमेज। तो कौन सा है वो? कॉनकेव मिरर। और कब होगा? जब ऑब्जेक्ट पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror? इसके दो कारण हैं। नंबर 1, तो जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत छोटे साइज में दिखाई देते हैं। नंबर 2, वो सीधे दिखाई देते हैं, यानी कि जो हमारा फील्ड है, देखने का फील्ड है, वो वाइडर हो जाता है। इसलिए पीछे आने वाले जितने भी व्हीकल्स हैं 5, 4, 2, वो एक तो छोटे साइज में दिखाई देंगे और सीधे दिखाई देंगे। तो इसका यही कारण है, ये दो कारण। नंबर 1, कॉन्वेक्स मिरर गिव अ विजुअल एंड इरेक्ट। मैं बता चुका हूँ कि कोई भी इमेज इरेक्ट होगी तो विजुअल होगी और विजुअल होगी तो इरेक्ट। एंड डिमिनिश साइज मतलब छोटा साइज, किससे? ऑब्जेक्ट से। और कहाँ होगा? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब आगे देखो, दे आर देन प्रेफर्ड एज ए रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर का जो ड्राइवर के साइड में मिरर लगता है और पीछे वो जो व्हीकल्स को देखता है, बिकॉज दे गिव ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। मैंने अभी बताया कि वो बहुत बड़ा फील्ड बनाते हैं जिसमें बहुत सारे व्हीकल्स हम आसानी से देख सकते हैं। विच अलाउज द ड्राइवर टू सी मोस्ट ऑफ द। यहाँ दो कारण आपने देखे। पहला कारण है कि कॉन्वेक्स मिरर गिव अ विजुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज। विजुअल बनाएगी, सीधी बनाएगी और छोटी इमेज बनाएगी बड़े ऑब्जेक्ट। दूसरा आपने क्या दिखा? दूसरा पॉइंट है गिव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। गिव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ये दो कारणों से हम क्या करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अब ये बता चुका हूं मैं
रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 है, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? हाफ, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होता है। तो अगर ये 32 है तो वो देखिए फाइंड द फोकल लेंथ, 32 का हाफ कितना? 16, तो कितनी हो जाएगी? 16 कॉन्वेक्स मिरर में। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, समझने का है, इसको आप आराम से समझो। एक कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, यानी कि उसका मैग्नीफिकेशन कितना है? ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा। प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो क्या दिया इसने? मैग्नीफाइड 3 टाइम्स। क्या होता है मैग्नीफिकेशन? इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और दूसरा होता है माइनस इमेज डिस्टेंस बटा द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये एक रिलेशनशिप होता है एच आई अपॉन एच आई का जो इमेज हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस बी अपॉन ए। डी क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। यू क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। अब देखो अब क्या है इसमें, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आर इक्वल, ठीक है जी। आगे देखिए हाइट ऑफ इमेज कितनी है? हाइट ऑफ इमेज 3 टाइम्स हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज रियल, सामने है। तो अब इसके अंदर रख दीजिए आप, इस रिलेशन में रख दीजिए। तो आपका कितना गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना? यू माइनस 10 सेंटीमीटर जो दिया गया है, देखिए। और वी कितना आ गया? 3 टाइम्स ज्यादा, क्योंकि लिखा है इसमें 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑब्जेक्ट प्लेस रहते हैं इसमें, तो कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर। तो नेगेटिव साइन क्या बताता है कि इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है जो 30 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। कितनी दूरी में रखी गई है? कॉन्केव मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। Next question is, a ray of light traveling in air enter obliquely into water। देखिए जिसमें भी रे ऑफ लाइट की स्पीड ज्यादा होगी वो आपका क्या होगा? रेयर मीडियम। और जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट की स्पीड कम होगी वो होगा आपका डेंसर मीडियम। अब इसमें जो लाइट है कहाँ ट्रेवल करती है? हवा में। हवा में सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट होती है अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो पानी में घुसेगी यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में घुसेगी, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल? यस, जब कोई भी रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में मुड़ेगी तो वो नॉर्मल की ओर मुड़ेगी। रेयर टू डेंसर में जब जाएगी इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। समझ आ गया होगा? आगे है क्वेश्चन नंबर 2। लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? हवा से ग्लास में, अभी अभी मैंने आपको बताया कि स्पीड ऑफ लाइट हवा में सबसे ज्यादा होती है। देखो वैक्यूम और हवा में लगभग एक जैसी ही है, थोड़ा सा कम। तो उसमें वैक्यूम में 2.99 है, उसमें 2.98 है, बस इतना ही फर्क है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन? अब इसमें देखो हम एक एब्सोल्यूट इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जिसको हम सी से लिखते हैं, या एयर मान लीजिए, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम उसको लिखते हैं। अब इसमें जो भी चीज दे रखी है वो लिखिए। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.50। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह पर आप क्या लिखोगे? उस वैल्यू को रखोगे या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो भी इसको आप काट देंगे 2 × 10 मीटर पर सेकेंड बस। तो ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो जाएगी? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके अंदर कुछ एक टेबल दी हुई है, इस टेबल को आप देख सकते हैं। देखिए हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखिए आई इसका ज्यादा है
इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, वाटर का उससे ज़्यादा है उसमें स्पीड ऑफ लाइट और कम हो जाएगी, अल्कोहल का 1 पॉइंट और कम हो जाएगी। अब आप देखो कि डायमंड का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डायमंड का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसलिए इसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगी। जितना भी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। एक मोटी सी बात को आप समझ लें। अब इसमें क्वेश्चन क्या था, ये आपको मैंने बता दिया है, इसको भी बता दिया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। अभी मैंने इसको समझाया, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, यानी कि सबसे ज्यादा होता है डायमंड में, तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ही कम उसमें स्पीड हो जाएगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, जो मैं बता चुका वही देखो, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिलेटेड टू स्पीड ऑफ लाइट और इन दैट मीडियम। अब देखो दोनों का रिलेशन आपको मालूम है, तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में अगर इसका रिफ्रैक्टिव, इसका मतलब यह है, यहां से इसका आंसर लिख दीजिए, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल रिड्यूस बाय ए फैक्टर ऑफ 2.42 कंपेयर टू इट्स स्पीड इन एयर। इतनी कम हो जाएगी, इस फैक्टर से कम हो जाएगी, इतने टाइम्स कम हो जाएगी, ये समझ लीजिए। तो बच्चों आज का मैं आपको सब इतने क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी का काम हम कल करेंगे। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गए होंगे, इनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, और मैंने ये वैसे भी आपके पास भेज दिए हैं।